of you are from civil background? Yes. Second year? Yes. Third year? Final is there? No. Okay, great. Chalo, let me tell you first of all, I would like to thank the college management, in fact university management and this HOD ma'am, that they given us the opportunity to do this session for you. See, मेरा जो यहाँ पे आने का main purpose है, let me tell you this thing, that what is the main purpose of coming here. See, leave about that thing that कि मैं यहाँ पे गेट के लिए आया हूँ या किस कोचिंग से आया हूँ, या उस चीज को छोड़ दीजिए दिमाग से. यहाँ पे आपने ये चीज दिमाग में सोच के बैठना है कि यार मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कुछ ऑप्शंस मेरे पास पता है, क्या मेरे को सारी ऑप्शंस पता है कि मेरे एक सिविल इंजीनियर होने के नाते कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं और उसमें कैसे प्रोसीड करना होता है, क्या मेरे को वो सारी ऑप्शंस पता है? यस, कुछ ऑप्शंस आपको पता होंगी, कुछ डेफिनेटली आपको ऑप्शंस नहीं पता होंगी. करना ना करना देखिए बच्चे, वो बहुत बात की बात है कि मेरे सर ने बोला कि ये एक ऑप्शन है, सर ने बोला कि एक ये ऑप्शन है, लेकिन हर चीज हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होता है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती है, जिसमें मैं आपको एक एक चीज का एग्जांपल देके यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ठीक है कि इस स्टूडेंट ने ऐसा किया, उसका ऐसा ऐसा करियर किया है पिछले 15 साल से. ऐसे मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स कंपैरिजन के साथ लेके बताऊंगा कि एक स्टूडेंट जिसने डायरेक्टली जॉब का ऑप्शन ऑप्ट किया है, एक स्टूडेंट ऐसे जिसने हायर स्टडीज का ऑप्शन ऑप्ट किया है, एक स्टूडेंट ऐसा जिसने पीएसयू का ऑप्शन ऑप्ट किया, तो उसका आफ्टर 10 ईयर्स क्या उसका जो है वो करियर कहाँ पे है आफ्टर द 10 ईयर्स. क्योंकि हमें देखो, जो चीज बहुत आसानी से मिलती है ना, वो बहुत जल्दी लूज भी हो जाती है. एक चीज दिमाग में रखना, क्योंकि जिस चीज में आपको मेहनत लगेगी, लर्निंग उसी के अंदर होगा और उसी से आपको अच्छा करियर भी उसी में ही आपको बहुत अच्छा मिलेगा. जो चीज जितनी जल्दी से ऊपर चढ़ेगी ना, उतनी जल्दी से नीचे गिर भी जाएगी. एक नॉर्मलाइज्ड कर्व होना चाहिए कि धीरे 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 आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, सो दैट कि अगर सपोज एक चीज का टाइम का डाउनफॉल होता है तो उसको भी नीचे आने में भी टाइम मिले, सो दैट कि तुम्हारे पास टाइम हो कि ठीक है अब ये चीज नीचे आ रही है तो मेरे पास टाइम है कि अगले पास मेरे को पता कि 5-10 साल के अंदर अंदर ये चीज बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, तो मेरे पास टाइम है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से ऊपर गया और एकदम से नीचे आया. ऐसा करियर हमें कभी नहीं बनाना है, राइट? एक चीज दिमाग में रखना है. नाउ मैं चीजों को थोड़ा लिंक करके चलूंगा गेट एग्जाम के साथ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शंस जो निकल के आएंगी वो थ्रू दिस गेट एग्जाम ही आता है. पॉइंट यहाँ पे ये नहीं कि गेट क्वालिफाई करना या कितने मार्क्स लेना, वो भी नहीं है. मैं सारी ऑप्शंस लेके चलूंगा यहाँ पे कि गेट क्वालिफाई होता है नहीं होता है, अच्छे मार्क्स से होता है, कम मार्क्स से होता है, बीटेक में सीजीपीए का आपका क्या बेनिफिट है, आपके क्या रिजर्वेशन के आपको बेनिफिट्स हैं, वो सारी ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पे लेके चलनी है. नाउ गेट एग्जाम से स्टार्ट करते हैं. गेट एक ऐसा एग्जाम है बच्चे की, पहले बताइए इसका फुल फॉर्म दैट इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका बेसिकली एप्टीट्यूड लेवल चेक करता है, राइट? चाहे वो आपका कोई, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे आपका जीआरई का एग्जाम होता है, दैट इज फॉर द इंग्लिश टेस्ट, राइट? वो आपका इंग्लिश का एप्टीट्यूड टेस्ट चेक कर रहा है कि क्या आपका उस पर्टिकुलर चीज के अंदर क्या एप्टीट्यूड ठीक है नहीं है, ये उस चीज के लिए होता है. तो गेट इज बेसिकली एग्जाम जो आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड चेक करता है कि आपको इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज है या नहीं है. अगर आपका गेट क्वालिफाई होता है कि इट मींस कि आपका एक एप्टीट्यूड लेवल जो है कि इंजीनियरिंग को लेके वो ठीक है, बेसिक्स आपके क्लियर है, राइट? सो गेट का एग्जाम जो है वो एवरी ईयर होता है, हर साल होता है फरवरी के अंदर, फेब के अंदर होता है. पहले जो 2 वीकेंड्स होते हैं, फर्स्ट 2 वीकेंड्स आर फिक्स्ड फॉर द गेट एग्जाम. इसके ये कभी चेंज नहीं हुआ है जब से होना स्टार्ट किया है, राइट? नाउ सेकेंड चीज जो है कि मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन के साथ ही चलते हैं हम लोग. गेट एग्जाम क्या है? गेट एक ऐसा एग्जाम है कि जिसके थ्रू आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होता है. मल्टीपल ऑप्शंस. ऑल्दो कि जब गेट का एग्जाम स्टार्ट हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज ओनली. हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट हुआ था. अब मैं इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं कि गेट का क्या रिक्वायरमेंट पड़ा. आपको पता है जब पार्टीशन वगैरह हुआ उसके बाद कोई भी कंट्री को रिक्वायरमेंट होती है डेवलप होने की. अब डेवलपिंग कंट्री, वी आर इन द स्टेज कि हम डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है. तो डेवलपिंग से डेवलप्ड का जो एक ये डिस्टेंस है ना, ये ट्रेवल कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी से ही ट्रेवल होता है. अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है कि कंट्री को डेवलप करने के लिए. और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, सबसे बड़ा जो रोल है वो इंजीनियर का रोल है. आप मेरे को बता दो कि क्या डॉक्टर कंट्री को डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्या लॉयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ऑल्दो कि उनका अपना एक रोल है, लेकिन जो एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी के अंदर रिक्वायरमेंट है ना, कंट्री का डेवलपमेंट उसी से होने वाला है और कोई तरीका नहीं है. वो इंजीनियर ही कर सकते हैं और कोई वे आउट नहीं है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए. नाउ चीजें चल रही हैं, कंट्री, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, चलना स्टार्ट हो गया,
कभी कुछ रेवोल्यूशन आया, कभी कोई रेवोल्यूशन आया। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना कि एक चीज तो आप भी एक चीज बोलोगे कि यार जब तक मतलब हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उसी के साथ रिलेशन है। अब ये मेरे को बताओ कि अगर जीडीपी हमारा कैसे बढ़ेगा, कि अगर वो चीजें हम किसी कंट्री के अंदर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, यहीं पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ जाएगा। सिंपल का उसी के साथ रिलेशन है। अब वो कैसे यहाँ पे डेवलप होगा कि अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी चीजें बनाने का, हमारा अगर रिसर्च विंग जो R&D डिपार्टमेंट है अगर वो स्ट्रांग होगा किसी भी कंट्री के अंदर, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो नहीं हो सकता भाई, कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है। तो एक स्टेज ऐसी आई थी जहां पे इनको लगा कि नहीं यार यहीं पे चीजें बनानी पड़ेंगी, कब तक तुम जहाज इंपोर्ट करते रहोगे, कब तक तुम चीजें बाहर से लाते रहोगे, तुम्हारा जीडीपी कभी उठेगा ही नहीं, कभी नहीं होएगा, डॉलर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि मेन एक्सचेंजेस उसी के साथ ही होते हैं। तो इस कारण से वहां पे रिक्वायरमेंट आया कि यार हायर स्टडीज को प्रमोट करो, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करो। स्पेशलाइजेशन के लिए कोई बात ही नहीं करता था, ठीक है बीए कर लिया, +2 कर लिया, 10th कर लिया, नौकरियां दे दो, सब कुछ हो जाओ, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट की बात कहां से हो रही है, यहाँ पे चीजें कब बनना स्टार्ट होगा। तो उसके लिए इन लोगों ने जब उस टाइम की गवर्नमेंट या जिसने भी प्लान किया, जैसे भी किया कि ऐसा करो कि यार किसी तरीके से प्रमोट करो हायर स्टडीज को। अब हम यहाँ पे कल्चर किस हिसाब से बना हुआ है कंट्री के अंदर कि एट द एज ऑफ जैसे आपका बीटेक हुआ या जैसे ग्रेजुएशन हुआ, हमें ये लगता है या हमारा एक इकोसिस्टम ऐसा है, हमें ऐसा लगता है नहीं यार अभी तो मेरे को जॉब कर लेनी चाहिए, मेरे को तो पैसा कमा लेना चाहिए, मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि ठीक है नीड होती है, लेकिन मेरे को लगता है जो हम लोग पिछले ये इतने सालों से लगे हुए हैं कि 10% पीपल आर देयर जो एक्चुअल में नीडी होते हैं, कि जिसको यार रिक्वायरमेंट है कि ठीक है 20-21 साल के बाद उनको पैसे का रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेजोरिटी केस में नहीं है। मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर देना एंड के बाद, एंड के अंदर। अब तो प्रमोट कैसे होगा, हायर स्टडीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बोला कि ठीक है यार गेट के एग्जाम हायर स्टडीज को प्रमोट करो, स्पेशलाइजेशंस लाओ, कंट्री में स्पेशलाइजेशन लाओ, स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन लाओ, जियोटेक में लाओ, अपनी बिल्डिंग्स यहां से खड़े करो, आर्किटेक्चर यहीं पे बनाने स्टार्ट करो, यहीं पे चीजों को डिजाइन करना स्टार्ट करो। बाहर से तुम क्यों कर रहे हो, एक पुल भी अगर तुमने बनाना है, ब्रिज भी अगर तुमने बनाना है, यार अगर तुम उसका डिजाइन भी बाहर से बुला रहे हो, उसके लिए भी अगर तुम बाहर से पर्सन बना रहे हो, फिर तो यार पैसा उन्हीं को देके वहीं से भी जा रहा है, जीडीपी का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो दैट इज द रीजन व्हाई नीड वहां पे स्टार्ट हुआ है, नीड वहीं पे स्टार्ट हुआ है कि जब हमने बात की कि डेवलपमेंट यार यहीं पे करो, सारा रिसर्च यहीं पे करो, क्यों हमें बाहर के पर्सन को रिक्वायरमेंट पड़े। अब फिर दूसरा आ गया कि ठीक है तुमने स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ला दिए, हायर स्टडीज के लिए प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, अब मोटिवेशन कहां से आएगा, जो मैंने पैसे की बात की है कि ठीक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। फिर इन्होंने स्टाइपेंड देना स्टार्ट कर दिया है आपको। गेट के एग्जाम के अंदर जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, स्पेशली फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, 12,500 पे 12,400 रुपए पर मंथ का आपको स्कॉलरशिप मिलता है। वो एक मोटिवेशन है कि ठीक है यार जिसको प्रॉब्लम है या जिसको वो है रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए इतना सा है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली अपना खर्चा निकाल सकता है, फीस भी दे सकता है और अपने इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो ये चीजें वहां से स्टार्ट की है। फिर जब मास्टर्स के लिए हो गया तो अब पिछले कुछ सालों से एक डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं कंट्री के अंदर, जो अभी तक तो सिर्फ आईटीज तक ही लिमिटेड है, वो भी सभी आईटीज नहीं करवा रही है कि ठीक है अगेन फिर वही बात आ गई है स्पेशलाइजेशन वाली, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली कि ठीक है मेरी एक कंपनी है यार, मेरे को इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहां मिलेगी सोल्यूशन। एक चीज और भी दिखा रहा हूं कि जो एक्चुअल में रिसर्च है ना वो इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं होता है, रिसर्च कहां पे होता है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च होती है, आईटीज के अंदर रिसर्च होती है, एनआईटीज के अंदर रिसर्च होती है, जहां पे रिसर्च फैसिलिटीज हैं, जहां पे वो पर्सन टोटली फोकस कर रहा है यार रिसर्च को लेके। एक उसके पास प्रॉब्लम है कि यार मेरे को ये बीम का डिजाइन ऐसे नहीं करना है, मेरे को ऐसे कर्व बनाना है, इतना लोड आएगा, उसके पास एक प्रॉब्लम है, उसको उसका डिजाइन चाहिए, बड़ा सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी लगते हैं इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसको पूरा वो क्रिएट करनी है चीजें, पूरा R&D करना है कि फेलियर ना हो, हर सारे फैक्टर्स लेके चलने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री के पास एक प्रॉब्लम है, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है कि किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया कि यार ऐसे बिल्डिंग बना के जो लोग देखें दूर से खड़के। समझ रहे मेरा प्रॉब्लम, समझ रहे प्रॉब्लम कहां से क्रिएट होती है, कैसे क्रिएट होती है। बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके बीच में ब्रिज बनाना है, बीच में तुम कोई स्पॉट लगा नहीं सकते हो, हैंग ही करना है इसको, ऊपर ही ऊपर हैंग करना है, तो प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट होते हैं। फिर अब जब तक भाई तुम्हारे पास उस चीज को लेके कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन ही नहीं है, तुम्हें सोल्यूशन मिलेंगे कहां से। फॉरेन के अंदर सारी रिसर्च चल रही है अच्छे तरीके से, तो वहीं से तुम्हें पर्सन लाने पड़ेंगे। तो जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं बहुत छोटी छोटी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर प्रॉब्लम, तब ये कॉन्सेप्ट आया डायरेक्ट पीएचडी का कि 2 साल में जब बच्चा मास्टर्स प्रोग्राम करता है तो 1 साल तो पढ़ाई करता है, 1 साल प्रोजेक्ट करता है, ठीक है वो स्पेशलाइज्ड है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्टेज में नहीं आया है।
तो जब ये डायरेक्ट पीएचडी की बात आई है, क्यों डायरेक्ट पीएचडी को फिर इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया कि अब तुम प्रॉब्लम्स के ऊपर आओ, तुम्हें प्रॉब्लम्स हम देते हैं, इंडस्ट्री प्रॉब्लम देती है, तुम सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए क्या है, प्रोफेसर हैं, मेन तो उसी ने गाइड करना है, लेकिन उनके लिए जो फोर्स है वो कौन है, आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको उनको चाहिए आपको स्टाइपेंड देंगे, वो 35,000 रुपए एक महीने का स्कॉलरशिप है डायरेक्ट पीएचडी के अंदर। अब उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए स्टाइपेंड एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दी है, फिर उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह वो सारी चीजें वैसे हो जाती हैं, राइट। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया है कि हायर स्टडीज का नीड कहां से डेवलप हुआ है, हायर स्टडीज का रिक्वायरमेंट कहां से हुआ है, और गेट एग्जाम बेसिकली कहां से ये स्टार्ट हुआ है, राइट। अब गेट एग्जाम के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसका एग्जाम स्ट्रक्चर बता दूं, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है कि 65 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 180 मिनट्स का एग्जाम होता है। तो ऑन एन एवरेज इट मींस कि आपके पास 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए हैं, 3 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा इजी या डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड। आप लोगों ने अभी, मेरे को नहीं पता कि स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं उसी के एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे रिवेटिंग जॉइंट आप लगाते हो, रिवेट जो है ना, 2 प्लेट से एक रिवेट लगा दी तो ये कितनी इसके अंदर फोर्स लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए, कितनी स्ट्रेसेस डेवलप होगा। 2 रिवेट लगा दी तो पता है कि उसका एरिया डबल हो जाएगा, डबल उसको रिस्ट्रिक्शन मिलेगा। तो एक कंसेप्ट आ गया। अगर किसी को पता है कि यार अगर 2 रिवेट लगी तो डबल हो जाएगा, लैप जॉइंट हो गया या बट जॉइंट हो गया तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो कंसेप्ट है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और उस आंसर के अंदर जो उसके पास ऑप्शंस लिखा होगा ना उस क्वेश्चन में, उसको पता है कि जो ये बच्चा गलती करेगा ना वहां पे ऑप्शन लिखा होगा वहां पे। ये इस एग्जाम का ब्यूटी है। सबसे बड़ा ब्यूटी इस एग्जाम का है कि जो भी तुम गलत आंसर निकालोगे ना वहां पे पड़ा होगा आंसर वो। ये गेट एग्जाम है। उसके बाद इसमें 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपको 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। एक आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, आपको एक सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद इसमें आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है कि 2 आया, 2.4 आया, विद यूनिट्स प्रॉपर, विद प्रॉपर आपके पॉइंट तक आपको वो लिखना होता है कि इतने डेसिमल तक लिखना है आपने। तीसरा टाइप जो भी पिछले 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है, दैट इज मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस, एमएसक्यूज, जिसमें क्वेश्चन है, ऑप्शंस है, तो उसके अंदर आपकी एक से ज्यादा ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड द एमएसक्यूज, राइट। नाउ गेट एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया कि फरवरी में आप लोग कर सकते हैं, फरवरी में होता है हर साल एग्जाम। अब एक और चीज इसके अंदर ऐड हुई है कि नाउ यू कैन राइट द गेट एग्जाम इन द 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। पहले ये नहीं होता था, पहले 4th ईयर ऑनवर्ड या पास आउट आप लिख सकते थे। इसका कोई एज लिमिट नहीं होता, इसका कोई नंबर ऑफ एज अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया नहीं होता है, जितनी मर्जी बार दे सकते हो, कोई भी मर्जी एज में दे सकते हो, बिकॉज गेट एग्जाम इज फॉर हायर स्टडीज। दिमाग में रखना कि गेट एग्जाम हायर स्टडीज के लिए है। वो बात अलग है कि उसके थ्रू पीएसयूज आ गए हैं, वो जॉब देने का एक क्राइटेरिया बना लिया है। यू कैन डू द मास्टर्स एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 40, कोई लिमिट नहीं है, आप कर सकते हो, कोई नहीं पूछेगा कि क्यों करना है, राइट। लेकिन वो ये जरूर पूछेगा कि बीटेक के बाद तुमने यार क्या किया कि जो तुम अब मास्टर्स करने के लिए प्लान कर रहे हो, राइट। अच्छा, गेट में 100 क्वेश्चंस, 70% उसमें टेक्निकल पार्ट रहता है, 30% आपका उसमें नॉन टेक्निकल रहता है। उस 30% में 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, जो आप पढ़ते हो M1, M2, M3 या न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह जो आप पढ़ते हैं। उसके बाद आपका 15 मार्क्स आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के होते हैं, राइट। नाउ वंस यू आर क्वालिफाइड फॉर द गेट, सो यू आर एलिजिबल फॉर द वेरियस पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब कैसे? पीएसयू गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, दिमाग में रखना। पीएसयू गवर्नमेंट जॉब होती है? कोई एग्जांपल बताओ मेरे को, कौन से पीएसयूज होते हैं? पीएसयूज के कुछ नाम बताओ। बीएचईएल और पीएसयूज के नाम बताओ मेरे को, क्या होते हैं? कोई पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं। कुछ पीएसयूज के नाम बताइए। आप लोग डेली बेस पे देखते हैं उसको पीएसयूज। पेट्रोल पंप्स, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल अब निकल गया वहां से पीएसयू से, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, ओसोको, और बताओ आईएसआरओ, डीआरडीओ, और बताओ बीएआरसी, और बताओ गेल, सेल। 250 प्लस पीएसयूज हैं अभी तक। आपके बैंक्स क्या है? पीएनबी बैंक क्या है? पीएसयू तो है, और क्या है? ये गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। पीएसयू कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पीएसयू होता है 2
या तो दो बड़ी पीएसयू मिलके एक पीएसयू बना लेते हैं, या जैसे डीएमआरसी है, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन है, फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका कोलैबोरेशन से एक पीएसयू बने हैं। फैसिलिटीज और सैलरीज गवर्नमेंट जॉब से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, राइट, एक्सेप्ट इन दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीएआरसी। इसके अलावा इसमें सैलरी जो है वो आपकी 7 पे कमीशन के हिसाब से आती है गवर्नमेंट के हिसाब से, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पीएसयूज एंड यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर द हायर स्टडीज लाइक एमटेक प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। यू नो अबाउट द एमटेक प्रोग्राम? कितने साल का प्रोग्राम होता है? 2 ईयर प्रोग्राम। हैव यू हर्ड अबाउट एमएस प्रोग्राम्स फ्रॉम आईआईटीज? कितने साल का होता है एमएस प्रोग्राम? 2.5 to 3 ईयर प्रोग्राम। किसी आईआईटी में उसको एमएस बोलते हैं, किसी आईआईटी में उसको एमटेक आर, एमटेक रिसर्च बोलते हैं। फर्क क्या एमटेक और एमएस में? स्कॉलरशिप दोनों में सेम मिलेगा। उसके बाद डिफरेंस ये है कि आपको एमटेक के अंदर 1 साल का रिसर्च वर्क होता है, एमएस के अंदर 2 साल का रिसर्च वर्क होता है। तीसरा आ गया डायरेक्ट पीएचडी। डायरेक्ट पीएचडी क्या होता है? डायरेक्ट पीएचडी के बारे में सुना आपने? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। डायरेक्ट पीएचडी एक 5 साल का प्रोग्राम होता है। जैसे किसी ने अगर पीएचडी करना है तो पहले एमटेक 2 साल का किया, फिर 3 साल का पीएचडी, राइट, मिनिमम। लेकिन अगर वो चाहता है कि मेरे को सिर्फ बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी करना है, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। 5 साल का प्रोग्राम होता है मिनिमम मैक्सिमम, और इसमें जो आपको स्कॉलरशिप है 35,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप है। एक डिफरेंट टाइप ऑफ पीएचडी होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दैट इज कॉल्ड द पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी होती है। वहां पे आपको 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। देखो अब मैं आपको एंट्री की बात करता हूं कि जब जैसे हम पीएसयूज की बात कर रहे हैं, एमटेक एमएस की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट पीएचडी की बात कर रहे हैं, ये सारी हम बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा मोटा सा ब्रीफिंग देता हूं यार, यहाँ पे एंट्री मिलेगी कैसे। देखो हर एवरी ईयर जो पीएसयूज में जो रिक्रूटमेंट का जो नंबर है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो बढ़ती चली जा रही है ड्रास्टिकली, क्योंकि ग्रो कर रही है चीजें टाइम के साथ। एक चीज होता है ना, वो टाइम के साथ ग्रो करना ही करना है, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो वहीं पे आ जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे पहली प्रायोरिटी है किसी भी कंट्री के लिए। तो उसके लिए क्या है, पीएसयूज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी लगी हुई है, सब लगी हुई है। तो पीएसयू वो चीज होगी। अब पीएसयूज में एंट्री करने के बच्चे 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है थ्रू द गेट एग्जाम। मेजॉरिटी पीएसयूज जो रिक्रूट करते हैं, स्पेशली टू द इंजीनियर्स, दैट इज थ्रू द गेट एग्जाम। और वो जो गेट एग्जाम है वो उसी साल का, मेजॉरिटी पीएसयूज उसी साल का ही वो मांगते हैं। मतलब अगर आप 3rd ईयर में पीएस गेट लिख रहे हो तो उसके लिए आप बहुत ही कम पीएसयूज में एलिजिबल होंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड जीडी, जीटी और इंटरव्यूज जो भी होता है उनका, हर किसी का अपना क्राइटेरिया है, राइट। दूसरा वे आउट क्या है पीएसयू में एंट्री करने का? बहुत सारे स्टिल पीएसयूज ऐसे हैं जो अपना टेस्ट लेते हैं। पहले 2010 से पहले सारे पीएसयू अपना टेस्ट लेते होते थे, लेकिन वो उन्होंने देखा कि यार हर पीएसयू अपना टेस्ट करवा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, तो एक ऐसा एग्जाम लो, या तो कॉमन ले लो या कोई एक एग्जिस्टिंग एग्जाम है तुम उसके थ्रू अपना मेरिट लेना स्टार्ट कर दो। तो दैट वाज द गेट एग्जाम, राइट। तो जो पीएसयू अपना टेस्ट लेते हैं, कोई ऐसा दिमाग में है जो पीएसयू अपना टेस्ट लेते हैं? आजकल निकले हुए बहुत पीएसयू की प्रिपरेशन चल रही है, कोई है किसी को अवेयरनेस इसके बारे में? ISRO every year they recruit for the scientist C post, right? DRDO 2 साल से लेना स्टार्ट कर दी है। उससे IRSC that is the institute, I think कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब वो पीएसयू नहीं है, वो तो इंस्टीट्यूट है, राइट। इसके अलावा DMRC अपना टेस्ट लेती है, राइट। इसके अलावा BHEL अपना टेस्ट लेता है। इसके अलावा BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपना टेस्ट लेता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो आपके प्लेन्स वगैरह बना रहे हैं, ये लोग आपके हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, ये सारे के अपना टेस्ट लेते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? इंटरव्यू। तो पीएसयू में एंट्री करने के 2 तरीके, एक थ्रू द गेट एग्जाम, एक थ्रू द देयर ओन टेस्ट, राइट। उसके बाद का नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है आपके जीडी, जीटी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क होता है, और उसके बाद आपकी इंटरव्यूज तो होनी है। जीडी, जीटी हर किसी में नहीं होता है, इंटरव्यूज लेकिन हर किसी में होता है। एक चीज मैं और बताता हूं आपको कि इसमें किस तरीके का काम होता है पीएसयू के अंदर। देखो पीएसयू में जब एक बीटेक एक इंजीनियर जा रहा है वहां पे, तो मेजरली आपको शॉप फ्लोर पे काम नहीं करना होता है। मेजरली देखो अब इसका पोस्ट का नाम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो ये मैनेजरियल पोस्ट होती है, मैनेज करने वाली पोस्ट होती है। तो वो जो इंटरव्यू के अंदर जो आपका चेक करेगा ना, वो आपके मैनेजरियल स्किल चेक करेगा।
साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है, ISRO की, DRDO की, BRC की, जो साइंटिस्ट की पोस्ट है, उसके अंदर उसने आपका टेक्निकल स्किल चेक करने होते हैं। PSUs के बाकी PSUs में मेजोरिटी जिसमें मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको जो है वो उसने आपके पर्सनल स्किल चेक करने हैं, कम्युनिकेशन चेक करना है, कैसे बात कर रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे, ब्लफ तो नहीं मार रहे, अपना क्या बैकग्राउंड बता रहे हो, कैसे बता रहे हो, तुम्हारे स्किल्स उसने चेक करने हैं, राइट। आफ्टर दैट गेट एग्जाम के अंदर वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है अलाउड। गेट स्कोर इज वैलिड फॉर द 3 इयर्स, 3 साल के लिए गेट स्कोर वैलिड होता है। लाइक लेट अस सपोज जो भी इस बार 3rd ईयर में है, गेट का एग्जाम जो देंगे तो वो 2024 मार्च 2024 में उसका रिजल्ट आता है। फ्रॉम मार्च 2024 टू मार्च 2025 26 तक आपका जो है वो वैलिड होगा, 3 साल के 27 तक, राइट। तो 3 साल तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है, मैं जो पिछले 2 साल से ट्रेंड देख रहा हूं कि बहुत सारे PSUs ऐसे हैं जो 3 साल का गेट स्कोर मतलब वैलिड गेट स्कोर मांगने लगे हैं। रीजन पता है क्या उसके पीछे? क्योंकि हम लोग इस चीज से डील कर रहे हैं। योरपीडिया पूरे इंडिया से डील कर रहा है। हमारे 2 प्लेटफॉर्म है, ECV इज बेस्ड इन चंडीगढ़, योरपीडिया इज आल्सो बेस्ड इन चंडीगढ़। योरपीडिया डील्स विद द कंप्लीट इंडिया एंड इट इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया हु इज गाइडिंग स्टूडेंट्स आफ्टर द गेट एग्जाम फॉर द हायर स्टडीज एंड फॉर द ग्रुप डिस्कशंस, GTA एंड इंटरव्यूज। Nobody is there in India who is guiding students post gate, that is called the post gate counseling। तो मैं इस चीज क्यों मैं इतने फैक्ट्स के साथ चीजें बता रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हम लोग उन चीजों से डील कर रहे हैं। नाउ पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि बहुत सारे PSUs क्या कर रहे हैं, 3 साल का क्राइटेरिया ले रहे हैं गेट का, 3 साल का क्राइटेरिया, राइट। क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं उसके पीछे क्या है। जब हमें डिफेंस में जाना होता है तो उसमें एक SSB होता है ना, पता होगा उसके बारे में तो सभी को। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोई क्राइटेरिया फिक्स किया होता है कि उसको कितने कैंडिडेट लेने हैं? वो करने को अगर सपोज उस ग्रुप में 50 लोग जा रहे हैं तो क्या उन्होंने फिक्स किया होता है कि इस 50 में से मेरे को 5 रखने हैं, 10 रखने हैं? ऐसा होता है कुछ क्राइटेरिया? हाँ या ना बोलो? नहीं होता। क्यों? उनको ये देखना है कि अगर 50 के 50 कैपेबल हैं तो हम 50 के 50 रख लेंगे, अगर एक भी कैपेबल नहीं है हमने नहीं रखना है। तुम गेट में रैंक 1 ले आओ, चाहे जब इंटरव्यू में तुम बैठे हो, अगर तुमसे पूछा किसी ने कि यार अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बीटेक 2020 का पास आउट है, तुम अब ये 2024 में तुमने एग्जाम दिए, अब तुम इंटरव्यू के लिए आए हो, 4 साल से क्या कर रहे थे? सर मैं जॉब कर रहा था। झूठ बोल दिया, ब्लफ कर दिया। मतलब जो अब ये सोचो कि जिसने मैनेज करवाना है आप लोगों से, उसने मैनेज करवाना है। अगर तुम झूठ बोलोगे, ब्लफ करोगे, फैक्टर नहीं बताओगे, IOCL क्यों ज्वाइन करना है? आंसर सॉरी सर आई डोंट नो। टेक्निकल को कोई क्वेश्चन नहीं आता कि भाई सर ये बता दिया इसका तुम IILT बना सकते हो? नहीं सर सॉरी, कोई बात नहीं, टेक्निकल में चल जाएगा। लेकिन जहां पे पर्सनैलिटी की बात आएगी तुम उसको ये नहीं बोल सकते सॉरी सर आई डोंट नो, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन पावर ग्रिड। अब यार GD तो आपने बाकी सारे बोल रहे थे, आप क्यों नहीं बोले GD के अंदर? मतलब इसके आंसर आप ये नहीं, पर्सनैलिटी बेस्ड आंसर है। चाहे आप रैंक 1 भी क्यों ले आओ, आपको वो नहीं रखेगा अगर तुम्हारे अंदर वो मैनेजरियल या वो पर्सनैलिटी वाले वो स्किल्स नहीं है। देखो मैनेजमेंट तो करके आती है, मैनेजमेंट पढ़ के नहीं आती है, मैनेजमेंट करके ही आती है, मैनेजमेंट पढ़ के नहीं आती है। ऑल्दो ठीक है वो टूल्स हैं, एक मैनेजमेंट में MBA वगैरह होते हैं, वो टूल्स हैं, वो एक पार्ट है। अदरवाइज मेन चीज है जितना करना स्टार्ट करोगे। आप लोगों के फेस्ट होते हैं यहाँ पे, एक ग्रुप एक लीडर बनाया होता है, फिर उसके बाद आगे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो आगे काम करवा रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है, राइट। वो स्किल्स हैं। अब वो चीजें तुम बताओगे वहां पे, अपने रिज्यूमे के अंदर लिखोगे कि मैंने ये ऑर्गेनाइज किया था, मैंने उसमें ऐसे किया था। यही चीजें तो देखनी है कि तुम्हारे अंदर स्किल किस तरीके के होते हैं। ये चीज दिमाग में रखना कि अगर एनीवन ऑफ यू इज टारगेटिंग द PSUs तो अपने स्किल्स उस हिसाब से एक्वायर करना स्टार्ट कर दो, अपनी पर्सनैलिटी वैसे करना स्टार्ट कर दो कि झूठ तो बोलना ही नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शंस, सक्सेस जर्नीज योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर सब कुछ पड़ा है उस चीज को लेके, राइट। सो 3 साल का मैंने आपको पर्पस बता दिया कि 3 साल के लिए वैलिड होता है, हायर स्टडीज के लिए भी और आपका PSUs के लिए भी। नाउ स्टूडेंट्स कैन राइट द 2 गेट एग्जाम्स। इसका क्या मतलब है? आप लोग 2 गेट एग्जाम दे सकते हो, पहले नहीं होता था ये। अच्छा दूसरा एक चीज और दिमाग में रखना, आप गेट किसी भी ब्रांच से दे सकते हो, गेट देने में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप गेट कंप्यूटर साइंस से दे दो, बहुत आजकल चल रहा है कि मेरे को सर डाटा साइंस में जाना है, AI में जाना है, तो सर मैं गेट कंप्यूटर साइंस में दूंगा, नहीं रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, वो मैथमेटिक्स की डोमेन है। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए कंप्यूटर साइंस की, बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स ढंग से आना चाहिए।
दिमाग में बैठा लो, जो भी टारगेट कर रहा है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई के लिए मैथमेटिक्स को छान दो अच्छे तरीके से, स्पेशली जो आपके प्रोबेबिलिटी वगैरह या जो रैंडम वेरिएबल्स वगैरह वाले जो टॉपिक्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो। और कोई अदर ब्रांच से गेट लिखने का नहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? लेट अस सपोज आपने टारगेट किया सर मेरे को आईटी बॉम्बे में मेरे को डाटा साइंस करनी है, राइट, मास्टर्स करना सर वहां से, क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वहां पे। तो अब पॉइंट यहां पे ये है कि गेट, कोई भी गेट दे लोगे तो आप एलिजिबल हो, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे अटकती है? ये पहले नहीं होता था। पहले जब तुम हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना होता था तो ओनली वो ये देखते थे कि गेट किस ब्रांच में लिखा है आपने। अब क्या है, वो ये भी देखते हैं कि गेट किस ब्रांच में है और आपका बीटेक का क्या ब्रांच है। ये एलिजिबिलिटी के अंदर आ गया, राइट? क्योंकि क्यों उन्होंने ऐसा किया है? उनको प्रॉब्लम देखा ना कि जब वहां पे स्टूडेंट गया, वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस हुई है, तो उन्होंने एलिजिबिलिटी लगाया है कि अगर इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें अप्लाई करना है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 गेट एग्जाम्स। नाउ बीइंग द सिविल इंजीनियर, आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं ब्रांचेस का। एक तो गेट सिविल है ही है, सेकंड पेपर किसी को पता है? नहीं, स्ट्रक्चर से कोई गेट का एग्जाम नहीं होता। कोई पता आपको? एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस से आप एक अलग से गेट का पेपर होता है। इनफैक्ट इट इज नॉट ओनली एनवायरमेंटल साइंस, इट इज एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके अंदर आपके डिजाइन वाला कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसके अंदर सब्जेक्ट्स के आपके हाइड्रोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस है, एंड ग्लोबल इश्यूज एंड रिलेटेड टू एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड के लिए एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दैट इज द रीजन दे हैव स्टार्टेड दिस थिंग, गेट इन एनवायरमेंट। तीसरा ऑप्शन, गेट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। गेट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नो नीड टू राइट एनीथिंग, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगा ये। नाउ थर्ड पेपर इज योर गेट जियो इन्फॉर्मेटिक्स। फोर्थ एग्जाम गेट एक्सी। एक्सी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंसेस। उसमें आपको 2 पेपर, और ये एक्सी सिर्फ वही टारगेट करना जो हायर स्टडीज का ऑप्शन देख रहे हैं। जो पीएसयू टारगेट कर रहा है, जो पीएसयू टारगेट कर रहा है, ये कोर ब्रांचेस टारगेट कर रहा है, वो सारे के सारे गेट सिविल से पेपर देना है। लेकिन जो हायर स्टडीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, एनवायरमेंट में, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, एआई के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर, मटेरियल्स के अंदर, उसके बाद आपका रॉक साइंस, उसके बाद आपका आ गया दिस अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका आ गया अप्लाइड मैकेनिक्स। ऐसी बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं जिसमें आप किसी भी गेट पेपर से अप्लाई कर सकते हो। दिमाग में आ रही बात? कहीं पे कोई डाउट आएगा मेरे को साथ के साथ पूछ लेना, राइट? तो इसमें आप लोग गेट का पेपर और 2 पेपर देने हैं आपने। आगे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि व्हाई 2 गेट एग्जाम। ये हमने कवर कर लिया। दीज आर नेम ऑफ सम पीएसयूज। हाँ, ये हमने कवर कर लिया। स्टाइपेंड हो गया, हाँ, एमटेक एमएस पीएचडी हो गया। चलो यहां पे आते थोड़ी देर के लिए। सो 2 गेट एग्जाम आप लोगों ने देने हैं, उसका मैं आंसर बाद में देता हूं, स्लाइड के अकॉर्डिंगली चलते हैं थोड़ा सा। एमटेक एमएस मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट पीएचडी में 3-4 टाइप का कैटेगरी होता है। एक तो नॉर्मल पीएचडी होता है जो 5 साल का होता है। स्टाइपेंड ये 25,000 नहीं, 35,000 अब ये फिक्स हो गया। पहले 2 साल के लिए 32,000, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आपका 35,000, राइट? उसके बाद मैं बात कर रहा था पीएमआरएफ की, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या है कि इनके पास प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स हैं और पैसा देने को कंपनीज बैठी है, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। भाई अगर आप मेरे को ये बताओ कि अगर आप किसी कंपनी को ये सोल्यूशन दे दो कि ये जो मेरी गाड़ी है, जो ये ई व्हीकल्स का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो इस एक बार फुल चार्जिंग से अगर 350 किलोमीटर चल रही है और उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला या हमें कुछ ऐसा चेंज करना है, उसमें ओनली एक इंजीनियर का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, एक टाइप ऑफ इंजीनियर का, कि 350 से मेरे को इसकी एफिशिएंसी को 370 या 380 लेके आना है। आपको लगता है ये प्रोजेक्ट एक है या नहीं है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के लिए ये, आपको लगता है या नहीं है? चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग उस चीज की, बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन चीजों के ऊपर, चार्जिंग स्टेशन। अब मेरे को बताओ, अभी तक जो नॉर्मल ई व्हीकल्स आए हैं अपने, वो 250-300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलते हैं, राइट? अब मेरे को बताओ, किसी ने जाना हो लेह लद्दाख या जाना हो, वो कैसे करेगा? वो तो चार्ज ही करता रह जाएगा। तो फास्ट चार्जिंग के लिए
लगने लगी हैं, आपको भी पता है कि चार्जिंग स्टेशन लगने लगे हैं, लेकिन वहां पे अब आ गया टाइम वाला फैक्टर कि कितनी देर में वो फुल चार्ज होगा, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मेरा पॉइंट समझ नहीं आ रहा है? तो ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्रीज की, और ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने दिए होते हैं प्रोफेसर्स को, और उनको बंदे चाहिए काम करने वाले। अब वही देखते हैं कि मेरे लिए कैपेबल बंदा कौन है। आप बोलोगे सर मैंने प्रोजेक्ट किया था अपनी बीटेक के टाइम पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के साथ मिलके, कि जिसमें हमने ये सर ऐसी चीज बनाई थी जो ई व्हीकल से रिलेटेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? ई व्हीकल से रिलेटेड ये ई व्हीकल्स एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जो आईटी हैदराबाद के अंदर, आईटी गुवाहाटी के अंदर बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। आईटी हैदराबाद एंड आईटी जोधपुर आर डूइंग बेस्ट इन द इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आऊंगा, राइट? तो ये पॉइंट है इसके अंदर, तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, पहले 2 साल के लिए 70,000 रुपीज पर मंथ का स्कॉलरशिप आपको मिलता है। थर्ड ईयर में 75,000 का स्कॉलरशिप है। लास्ट 2 साल के अंदर 80,000 का स्कॉलरशिप है पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, विश्वसराय पीएचडी के अंदर। हम लोग जब आईटीज विजिट करते हैं, आईटीज हमें इनवाइट करती है यूरोपीडिया को कि आके हमारी रिसर्च दिखाओ दुनिया को, पूरी कंट्री को दिखाओ कि यहाँ पे क्या रिसर्च चल रही है। बिकॉज यूरोपीडिया इज द ब्रांड जो पूरे इंडिया के अंदर हायर स्टडीज को प्रमोट करता है। आप लोग यूट्यूब देखते हैं, क्या आपको कोई ऐसा चैनल मिला है जो हायर स्टडीज को प्रमोट कर रहा हो? है कोई चैनल? मेरे को ये बता दो। यूरोपीडिया इज देयर। अब आपको पता लगे यूरोपीडिया इज देयर। तो यूरोपीडिया ये बहुत देर से काम कर रहा है, और अभी हम लोग रिसेंटली आईटी रोपड़ का एकेडमिक प्रोफाइलिंग करके आए हैं। उससे पहले हमने आईटी मंडी का एकेडमिक प्रोफाइलिंग किया है। उससे पहले हमने आईटी गांधीनगर का प्रोफाइलिंग किया है। नाउ इन द अगस्त वी आर गोइंग टू द आईटी हैदराबाद। दे आर इनवाइटिंग अस कि भाई बताओ दुनिया को, क्योंकि अगर वो वीडियो डालते हैं, आप बोलोगे सर मैंने ये किया है, कोई नहीं सुनने वाला। अगर मैं एक इंटरव्यू आके एक चैनल एक आपको मीडिया आके एक आपको इंटरव्यू करेगा, उसको लोग सुनेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यार? अपनी तारीफ नहीं, अगर कोई दूसरा आके आपको तारीफ करेगा ना, उसकी वैल्यू होती है, अपने से नहीं होती है। ये चीज आईटीज को रियलाइज हम करवा रहे हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड द एकेडमिक प्रोफाइलिंग। प्लेलिस्ट बनी हुई है डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको देखना स्टार्ट करो। सिविल के बहुत डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग आईटी मंडी विजिट किए, अटल टनल के ऊपर 2 बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसका हमने वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते उसने वीडियो डाला हुआ है वहां पे, हमने उसका पूरा रिकॉर्ड किया। उसको प्रोजेक्ट तो डिटेलिंग तो नहीं बताई, लेकिन वो बताया वो क्या है कि जो नेचुरल हजार्डस के लिए तो वो कैपेबल है टनल, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, बॉम्ब भी फेंक दिया, अर्थक्वेक, उसके ऊपर चल रहा है उसका प्रोजेक्ट कि इसको कैसे किस लेवल तक वो उसको बियर कर सकती है, वो सारा चल रहा है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब इस लेवल की रिसर्च चल रही है। सो दिस इज द पीएमआरएफ, राइट? नेक्स्ट यू कैन एंटर इनटू द थ्रू द गेट एग्जाम इनटू द मैनेजमेंट कोर्सेज। बहुत लोगों का ड्रीम होता है आईएम में एंटर करने का। यू नो दैट यू कैन एंटर इनटू द आईएम विद गेट एग्जाम। पता है आपको? किसी को पता है इसके बारे में कि आईएम्स के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द थ्रू द गेट एग्जाम? पता है इसके बारे में आपको? पता है क्या नाम है प्रोजेक्ट इसका, कोर्स का? एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। अब आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज भी ये भी है, मैंने सबसे पहले एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, पीजीडीएम फ्रॉम निटी बॉम्बे। किसी ने निटी बॉम्बे का नाम सुने हैं? सुने? अब नहीं सुनोगे, अब नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि ये आईएम बॉम्बे बन गया है। कल ही न्यूज आई है ये कि नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द आईएम बॉम्बे। निटी बॉम्बे इज द बेस्ट थिंग जो आप गेट के थ्रू ले सकते थे, अब नहीं है। 2 साल का प्रोग्राम, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, प्लेसमेंट दी बेस्ट। बहुत सिलेक्शन का इंटरेक्शन हमने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है नीति से, लेकिन अब वो ड्रीम रह गया। अब क्योंकि वो आईएम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इट मींस की एंट्री वहां पे अब कैट के थ्रू मिलेगी, गेट के थ्रू नहीं मिलेगी, राइट? राइट? सो दिस इज अ निटी बॉम्बे, लीव दैट, बट स्टिल वी आर हैविंग सो मेनी पैरेलल वेरी गुड ऑप्शंस एज गुड एज द निटी बॉम्बे। कैसी वो प्रॉब्लम्स है, कैसे वो प्रोग्राम्स हैं? फॉर एग्जाम्पल डॉम्स आईटी मद्रास, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इन आईटी मद्रास, IOR IIT Bombay, Masters of Management IIC Bangalore, DOMS IIT Delhi. Almost in each and every IIT, in each and every NIT having the management courses. अब क्योंकि ये प्रोग्राम IITs के अंदर है, NITs के अंदर है, ध्यान से समझना इस बात को जो बोल रहा हूं आपको मैं। IIM में अगर आप मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे हो, सर मेरे को टेक्निकल डोमेन में जाना है, लेकिन मेरे को सर मैनेजरियल स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं टेक्निकल डोमेन में।
So these programs are for those candidates who want to acquire techno managerial skills. Getting this term or not? Techno managerial skills. हर आईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज हैं। तो अगर वो आईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर अगर वो प्रोग्राम है तो इट मींस कि वो टेक्नो मैनेजरियल प्रोफाइल के लिए प्लेसमेंट्स दी बेस्ट है किसी भी आईटी में, किसी भी एनआईटी के अंदर। प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि दिमाग में ये आता है कि सर मेरा फ्रेंड है वो गया था आईटी, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो यहां गया था उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, सर वो तो ये बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है। सुनने को मिलती है ना ऐसी बातें, सर गेट मैंने दिया बहुत अच्छा हुआ, नहीं बना मेरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की सिचुएशन ये है, इफ यू कैन merely qualify gate or even if you are not gate qualified, you can still enter into the IITs. You can still enter into the IITs. बात समझ में आई? Either you are gate mere qualified or if you are not qualified, then you can still enter into the IITs. Because IITs ने सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। यू कैन एंटर, ऑल्दो कि देखो अच्छी चीज के लिए IITs का टॉपिक ऐसा नहीं कि सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम कर दिए स्टार्ट तो जाके फीस भरो और एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अगेन कम्पीट फॉर द थिंग्स। गेट मेरा अच्छा नहीं हुआ सर, मैंने सारा साल मेहनत की, 3 घंटे मेरे नहीं अच्छे थे, तो 3 घंटे के बेस पे हम जिंदगी थोड़ा ना डिसाइड कर लेंगे। समझ रहे पॉइंट कि नहीं? मैंने सारा साल मेहनत की सर गेट के लिए, लेकिन वो 3 घंटे मेरी लाइफ के अच्छे नहीं निकले, तो क्या इस बेस के ऊपर डिसाइड होगी क्या लाइफ कि 3 घंटे अच्छे नहीं गए तो सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? ऐसा नहीं है। इसका एक आंसर है राइट द 2 गेट एग्जाम्स। इसका एक और आंसर है राइट द गेट 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। 3rd ईयर में दोनों पेपर दो तैयारी करके, 4th ईयर में दोनों पेपर दो तैयारी करके 4 स्कोर्स आ जाएंगे आपके पास। अब उसमें से बेस्ट यूज करो। फिर उस बेस्ट स्कोर को कैसे यूज करना है, योर पीडिया विल टेल यू। समझ आ रही बात पॉइंट कि नहीं? पूछ लेना कहीं पे भी कोई भी डाउट हो किसी चीज को लेके, राइट? प्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप लोग जब आईटीज एनआईटीज ज्वाइन करना चाहते हो ना, वो इस पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हो कि सर स्टाइपेंड मिलता रहेगा, मैं अपने स्टेट की तैयारी करूंगा। देखो अगर तो आराम की नौकरी चाहते हो, जिंदगी एक वर्क लाइफ बैलेंस एक वर्ड होता है कि अगर एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो तो गवर्नमेंट जॉब्स आर फॉर यू, पीएसयूज आर फॉर यू। लेकिन अगर लाइफ में थ्रिल चाहते हो ना यार, लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, मत करना ये ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब, पीएसयूज मत करना ज्वाइन। एंटर इनटू द आईआईटीज, एंटर इनटू द एनआईटीज, गो अब्रॉड फॉर द पीएचडी, गो फॉर द पोस्ट डॉक अब्रॉड। गेट के थ्रू तुम्हारे पास फॉरेन का भी एडमिशन का ऑप्शन है। आपको पता है गेट के थ्रू फॉरेन में एडमिशन होती है? गेट के थ्रू पता है आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं? सिंगापुर में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एनटीयू एनयूएस, और जर्मनी में है RWTH, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर है क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये सारी ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो लाइफ के अंदर पैसा कमाना, अगर लाइफ के अंदर पैसा कमाना चाहते हो, गो फॉर द, डोंट गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब और द पीएसयू जॉब। या प्लीज 2 मिनट की बात है, समझ में पाएंगे नहीं? ये चीज रखना दिमाग के अंदर। और लाइफ में कभी भी जल्दी मत करना यार जॉब के लिए। जॉब करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ रहा था यार, बहुत जबरदस्त बात बोली है उस बंदे ने। उसने ये बोला है कि हमें लगता है कि हम लोग जो टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना यार, वो पैसे के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है तो नॉलेज के लिए करो। टाइम की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉलेज के लिए करो, पैसे के लिए मत करो। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है, पैसा का कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। पीएचडी का जो स्कॉलरशिप्स है फॉरेन के अंदर भी डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम है, हम भेज रहे हैं बच्चों को यूएसए। $3500 पर मंथ का स्कॉलरशिप, फंडिंग 1 महीने का, $1500 का खर्चा है तुम्हारा वहां पे, $2000 सेविंग है। क्यों लेने 30, 35, 40 हजार? आपको हम प्रमोट भी नहीं कर रहे इंडिया के अंदर डायरेक्ट पीएचडी। 35,000 वेरी लेस। अब्रॉड जाओ ना पीएचडी के लिए, मास्टर्स इंडिया से करो, पीएचडी के लिए अब्रॉड जाओ। अब मेरे से पूछो कि सर मास्टर्स क्यों नहीं करना है अब्रॉड से? थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर्स में प्रोजेक्ट नहीं ना होते हैं। वो फंडिंग आपको कहां से दे रहे हैं?
प्रोजेक्ट से दे रहे हैं। ये पैसा कहां से दे रहे हैं? प्रोजेक्ट से दे रहे हैं आपको। समझ में आ रही पॉइंट की नहीं आ रहा? तो अगर ये करना है तो अब्रॉड चले जाओ और वापस आके सर्व करो कंट्री को, देखो कितना वैल्यू मिलता है आपको, राइट? दूसरा, फॉरेन की हम बात कर रहे हैं। इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, डोंट गो एज अ लेबरर, गो एज अ स्किल्ड पर्सन, गो एज अ इंजीनियर। अब पहले पंजाब में तो था कनाडा वाला, हरियाणा में भी आ चुका है, ये हिमाचल में भी काफी हद तक आ चुका है। आप लोग सभी इंजीनियर हैं यार। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जो आपका सोसाइटी है ना, कि उसका लड़का चला गया, उसका चला गया, वो इतने पैसे भेज रहा है, वो ये कर रहा है। बंद कर लो कान, सीरियसली बता रहा हूं मैं। और जो आपके ड्रीम्स है ना, अपने लिख लेना कहीं पे जाके। जो भी आप लोगों को मेरी सारी इस चीज से कोई अच्छी बात लगेगी ना, जिसमें आपको लगेगा नहीं यार ये पॉइंट है, लिख लेना जाके और डेली देखना स्टार्ट कर देना उसको। समझ रहे हो? इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू गो अब्रॉड, गो एज एन इंजीनियर, डोंट गो एज ए लेबरर। और पैसा तो बिल्कुल भी खर्च करके नहीं जाना है, पैसा तो खर्चना ही नहीं है। 25 लाख 30 लाख, यार पागल हो गया तुम लोग। तो इस तरीके से जा रहे हो इतनी तरह पैसा लगा के। अगर तो तुम्हारे पास स्किल ना हो, अगर तो तुम्हारे पास डिग्री ना हो, फिर तो तुम जाओ यार, फिर तो तुम डंकी लगा के भी जाओ 35-40 लाख खर्च के, लाइफ को वो करके अपनी सेक पे रख के। तो अगर तुम अब्रॉड का ड्रीम कर रहे हो, गो एज ए इंजीनियर, डोंट गो एज ए लेबरर, राइट? बहुत ऑप्शंस हैं यार अब्रॉड के लिए, खाली पड़ा है। एक इंडिया के अंदर विश्वसराय की 1000 वैकेंसीज होती हैं हर साल, 1000। हम सिर्फ एक इंडिया एज ए कंट्री की बात कर रहे हैं, जहां पे रिसर्च का कोई है ही नहीं लेना देना इतना ज्यादा। ऑल्दो कि हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थिंक अबाउट नाउ द वर्ल्ड, कितनी वैकेंसीज होती हैं, उनको बंदे नहीं मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड बंदे नहीं करने मिलते हैं। करना क्या है उसके लिए? बीटे में के कोई ढंग का प्रोजेक्ट करना है, मास्टर्स कर लो इंडिया से कहीं से, पीएचडी के लिए अब्रॉड चले जाओ, या डायरेक्ट पीएचडी के लिए अब्रॉड कर चले जाओ। मैंने क्यों बोला गवर्नमेंट जॉब और पीएसयू नहीं जाना है अगर पैसा कमाना चाहते हो? यार स्लो हो जाएगी तुम्हारी लाइफ। अगर तो वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो ना, आराम चाहते हो, वीकेंड पे हॉलीडे चाहते हो, शाम को चाहते हो आराम से, फिर तो ठीक है ज्वाइन करो। लेकिन अगर तगड़ा पैसा कमाना चाहते हो ना, मत करना। एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था, हम लोग 10-12 साल हो गए चीजों को करते हुए। तो अब वो सारे तरह के स्टूडेंट है, जब हम एनालिसिस करते हैं ना, ये पीएसयू में चला गया, ये नीटी चला गया, ये पीएचडी के लिए आईटी कानपुर चला गया, फिर ये पोस्ट डॉक के लिए अब्रॉड चला गया। अभी हम लोग एक आध दिन के अंदर यूरोपीडिया के एक वीडियो डालने वाले हैं। दैट वाज द इंजीनियर्स करियर पॉइंट्स फर्स्ट स्टूडेंट अमृत बेदी, डायरेक्ट पीएचडी करने के लिए आईटी कानपुर चला गया, यूएसए वो पोस्ट डॉक के लिए चला गया। आप पता है किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो? यूएसए डिफेंस के अंदर ड्रोन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है वो। बहुत बड़ी बात होती है। अब उस अमृत बेदी के साथ अब कोई वो पीएसयू वाला कंपैरिजन करता है ना, इसकी सैलरी और पीएसयू वाले की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। वो तो 12-13 लाख से स्टार्ट किया था, 20-22 पे बैठा है, और उसका तो डॉलर्स में है। पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं बात? ये आप लोगों को शायद आप रियलाइज ना कर पाओ। मैं इतने कॉन्फिडेंस और इस फील्ड से क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम लोगों ने देख लिया ना ये फेज, हम लोगों ने देख लिया है, पूरा एनालिसिस कर लिया क्या ये। और अब वो पीएसयू वाले खुद रियलाइज करते हैं। एक ग्रुप बना हुआ है हमारे सारे एलुमनीज का, वो बताते हैं सारी चीजें। ये मेन चीज होती है। आ रही बात समझ में? नहीं तो अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बोली है, कह रहा स्मॉल थिंकिंग इज ए सिन, थिंक बिग, बड़ा सोचो। छोटा सोचना पाप है। हम बोलते हैं ना किताब को मेरा पैर लग गया, पाप है ये, समझे? तो ये समथिंग लाइक दैट, मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि बड़ा सोचो यार, कुछ अलग करो, सो दैट लोग तुम्हें फॉलो करें, ना कि तुम किसी को फॉलो करो। एक चीज और मैं आपको एक बात ऐसी बता रहा हूं, जो अपने बांध लेना, कहीं पे लिख के रख लेना, और ये बहुत बड़ी बात है, सारे ध्यान से सुनना। जो भी आप लोगों को ड्रीम है ना, जो भी आप लोगों ने सोचा हुआ है, किसी से शेयर मत करना, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है, वही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा आपको पीछे बैकफायर करेगी, जो आपको डीमोटिवेट करेगी, जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। देख तेरे भाई ने इस मैच में सेंचुरी मार दी, अगले मैच में भी सेंचुरी बनाएगा। किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है?
किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ है? अपने ऊपर। क्या जरूरत है? जब बच जाएगी तो ऑटोमेटिकली सभी को पता लग जाएगा। जिस दिन तुम्हारा ड्रीम कम ट्रू हो गया, तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को, उसको पता लग जाएगा यार, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरीके से सोच के चलना यार, इस तरीके से सोच के ऑप्शन सारी लेके चलो, सारी ऑप्शंस लेके चलो। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम? मैंने इसका आंसर कर दिया है। बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन 3rd ईयर, उसका भी मैंने आपको आंसर कर दिया है। वाई हायर स्टडीज, काफी हद तक मैंने इसको आपको आंसर कर दिया है, मैंने बता दिया है। स्किल, अगर स्किल नहीं है ना आपके पास, नहीं बात बनेगी, पैसा नहीं आएगा। और दूसरी चीज है, पैसे की तो बात ही नहीं है, मैं तो अभी बात करके हटाऊं मैं नॉलेज के लिए। ये जो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे ना 2 साल 4 साल 10 साल हायर स्टडीज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, वो किस चीज के लिए है? नॉलेज के लिए। ये इन्वेस्टमेंट उसी चीज के लिए है। गेटिंग और नॉट? ये चीज मत देखो, अभी मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूं, ये बता दो कि इसमें 1% भी मेरा बेनिफिट हो, इसमें 1% भी मेरा बेनिफिट हो। मेरे को सिर्फ इतना सा बेनिफिट होगा कि डेफिनेटली यस, कि अगर आप लोगों में से किसी का अच्छा ड्रीम बनेगा, अच्छा आपका करेंगे, मेरे को फोन आएगा कि सर आपने बोला था आज से 5-7 साल पहले, हो गया सर। योरपीडिया को फॉलो करना स्टार्ट करो, एवरीबडी स्टार्ट फॉलोइंग दैट। देखो क्या होती है, स्पेशली ऑल द वीडियोस ऑफ डॉक्टर विजेंद्र। डॉक्टर विजेंद्र इज द चीफ मेंटर ऑफ योरपीडिया यार, ही इज अ जेम फॉर द कंट्री, जेम फॉर द कंट्री। उसको सुनना ही एक बहुत बड़ी बात है, उनको सुनो, देखो कहां पे उस पर्सन का लेवल है, क्या बात करता है बंदा वो, उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, सुनना स्टार्ट करो। यू विल, क्योंकि देखो अब मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये ठीक है मोटिवेशन रहेगी, 1-2 दिन 2-4 दिन रहेगी, फिर से वही हो जाएंगे ना, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। लेकिन अब उसको कंसिस्टेंटली करने के लिए, जैसे आप लोग जो क्लास में पढ़ते हो, अगर तुम 2-4 दिन उसको रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे नहीं भूल जाओगे। तो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहने के लिए, कंसिस्टेंटली उसको याद करने के लिए हमें रिवाइज करना जरूरी है। तो हमें फिर एक सुनना जरूरी है किसी ना किसी को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हमें चीजें पता लगती रहे। करियर बनाना आपके हाथ में है, दिल्ली चंडीगढ़ फैक्टर नहीं है, आप लोगों के हाथ में है करियर बनाना। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया कि गेट चाहे क्वालिफाई हो चाहे ना हो, एंटर कर जाओगे। अब दिमाग में आएगा सर एंट्री तो मिल गई आईटीज में, क्या वहां पे जाके मेरे को अपॉर्चुनिटी सेम होगा? सेम क्लास में बैठे हो, मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चे बताते हैं हमें। समझ में आ रही बात? ये चीज करनी है आपने। So this is our scanner. If you want to go for the Yourpedia YouTube platform, that is by the name of Yourpedia Education, and this is my contact number. My contact number is available on each and every video of Yourpedia platform, website, YouTube channel, Engineers Career Point. Everywhere you will find my contact number. So and any day you will find to talk to me or to Dr. Vijender. We are based in Chandigarh. आप लोग उसको कर सकते हैं, right? लेकिन believe me, this is the channel who can change your life and prove me wrong. फॉलो करना स्टार्ट करो 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद मेरे को कॉल करना, अगर मेरे को रॉन्ग प्रूफ कर देना, क्योंकि 1-2 दिन से नहीं होगा। या तो तुम उसमें वो प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करो जिसमें वो चीजें जा रही है, फॉलो करना स्टार्ट करो। बात आ रही समझ में? नहीं। और यहां से तुम्हें वो सारी अपडेशन मिलेगी, यहां पे तुम्हें वो सारी अपडेशन मिलेगी जो तुम्हें रिक्वायर्ड होगा आने वाले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। जैसे मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था, वो इस चीज से स्टार्ट किया था कि करना ना करना एक बात की बात है यार, लेकिन तुम्हें अवेयरनेस तो होनी चाहिए किसी चीज को लेके। तो अवेयरनेस मैटर करती है कि आज मेरे को पता लगा है कि मैं IIM में भी गेट के थ्रू जा सकता हूं, मैं मैनेजमेंट कोर्स कर सकता हूं, मैं हायर स्टडीज में मैंने PhD प्लान किया था, मैं डायरेक्ट PhD कर सकता हूं, मैं फॉरेन से डायरेक्ट PhD कर सकता हूं, मैं सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और हमें किसी को सुनना पड़ता है, राइट?
नाउ एनी क्वेरी फ्रॉम एनी ऑफ योर साइड, एनी क्वेरी, किसी भी तरीके का कोई क्वेरी आपका। क्या कह रहे हो? देखो, हाँ, एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि गेट मार्क्स का कट ऑफ कितना जाता है, राइट? देखो, ये चीजें वेरी करती हैं हर साल। लिसन प्लीज, लास्ट 5 मिनट्स है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गेट का जब रिजल्ट आता है ना, तो आपको 3 चीजें मिलती हैं। एक आता है गेट मार्क्स आउट ऑफ 100, एक आता है गेट आपके दिस रैंक, एक तीसरा आता है आपका गेट स्कोर विच इज आउट ऑफ 1000, जैसे परसेंटाइल होता है। तो कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन या शॉर्टलिस्टिंग होगा वो प्योरली गेट स्कोर के बेस पे होगा, राइट? अब कभी एग्जाम डिफिकल्ट आ जाएगा, कभी एग्जाम इजी आ जाएगा, तो कट ऑफ वेरी करती है। ऑन एन एवरेज फॉर जनरल कैटेगरी, ऑन एन एवरेज फॉर जनरल कैटेगरी जो सिविल का जो कट ऑफ है वो 25-26 के आसपास रहता है ऑन एन एवरेज। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, आप लोगों में से किसका सीजीपीए जनरल कैटेगरी 7.5 से ऊपर है? आप लोगों में से किसका सीजीपीए इज अबाउट 7.5 जनरल कैटेगरी? अभी नहीं आए रिजल्ट्स?